हेलो एवरीवन गाइस। सो कैसे आप सब। आज हमको गाइस पढ़ना है बहुत ही अच्छा सा गाइस। आज एकदम भी मजाक नहीं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत ही कंफ्यूजन वाला टॉपिक होता है। और इस टॉपिक को इतना चिंदी तरीके से आपको बताऊंगा ना, हार्मोनिक्स और हमारा जो ओवरटोन्स है, इतना चिंदी टॉपिक है आज कर दूंगा इसको कि क्या बताता हूँ मैं। ठीक है, तो गाइस फिजिक्स देख रहे हो आप लोग, चैप्टर नंबर 6 है हमारा, क्लास 12 का सुपर पोजिशन ऑफ वेव, पार्ट नंबर 4 है ये। इसके पहले हमने पार्ट 1, 2, 3 सब पढ़ लिया है। पार्ट नंबर 4 आज ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला टॉपिक आज मतलब होने वाला है, लेकिन एक भी कंफ्यूजन आपको होने नहीं दूंगा। एक बार बस आप इस वीडियो को देखो और उसके बाद कसम से कहता हूं आपको ना ईच एंड एवरीथिंग समझेगा। मतलब जो भी ओवरटोन्स एंड हार्मोनिक्स कब बनते हैं, कब क्या कैसे क्या चीजें होती हैं, ईच एंड एवरीथिंग समझ लोगे। उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे फोर्स्ड वाइब्रेशन और हमारा जो नॉर्मल फ्री वाइब्रेशन है, इसको पढ़ने के बाद हम अपना हार्मोनिक्स और ओवरटोन्स क्या होता है उस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो गाइज आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा, मेरा नाम है प्रशांत। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम में, कोई इंक्वायरी हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो। और अगर आपको हैंड रिटन नोट चाहिए होंगे तो प्लीज आप लोग जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहां पर क्लिक करके आप लोग ना ज्वाइन हो सकते हो टेलीग्राम ग्रुप को, और फिर वहां से आप लोग कोई भी नोट्स मेरे से ले सकते हो। ओके, तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। तो गाइज आज हमको पढ़ना है फ्री एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन। ये एग्जैक्टली क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन अब आपको मैं यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल दूंगा जिससे कि आपको ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। अब मुझे बताना यार, आप मुझे बताना कि मान लो आपके पास एक स्ट्रिंग है, रस्सी है, आपने उसको पकड़ रखा है, आपने उसमें एक बॉब को बांध दिया। ठीक है, ऐसे आपने एक बॉब को बांध दिया। आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा ऊपर ऊपर की तरफ खींच करके लेकर गए और लेकर के यहाँ करके ना यहाँ पे लेके आए उसको, आप यहाँ पर लेकर के आए उसको और यहाँ पे आपने छोड़ दिया। छोड़ करके आपने क्या कर दिया, खत्म कहानी। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये आगे जाएगा और फिर आगे ये करके पीछे जाएगा ऑटोमेटिकली। आपने कुछ किया क्या, आपने एक ही बार पकड़ के खींचा था ना, फिर ये ऑटोमेटिकली इधर उधर घूम रहा है। आपने कभी झूला झूला है, आपका जो फ्रेंड है आपको झूले में एक बार झूला दिया, तो आप क्या करोगे, फिर एक ही बार धक्का मारेगा तो आप 5 बार टन 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 इधर से उधर झूलोगे। समझ रहे? तो ये समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, ये प्रैक्टिकल आपके दिमाग में इमेजिन हुआ होगा। मतलब एक ही बार आपके फ्रेंड ने आपको झूले में बिठा के आपको झुलाया, आप एक बार यहां तक आए, फिर यहां से आप बार बार ऑटोमेटिक यहां तक जाते हो, फिर ऑटोमेटिक यहां तक आ जाते हो, फिर ऑटोमेटिक जाते हो यहां तक, ऑटोमेटिक आ जाते हो। मतलब ये क्या हो रहा है, पहली बार का छोड़ दो, जब आप सेकेंड टाइम पे जा रहे हो तो वो क्या हो रहा है, वो आप वहां पे ऑटोमेटिकली मूव कर रहे हो विदाउट एनी फोर्स, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। आपके फ्रेंड ने सेकेंड टाइम आपको कोई फोर्स नहीं दिया है। तो जब किसी भी आप ऑब्जेक्ट को अगर हिट करते हो या उसे तोड़ते हो या प्लग करते हो, ठीक है, कभी भी, तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है, अब देखो आप यहां से मोशन कर रहे हो, एक पीरियोडिक मोशन कर रहे हो, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी बनेगी ना। तो पहली बार जब आपके फ्रेंड ने आपको खींच के छोड़ा तो ठीक है, वो तो अच्छी बात है, वो तो फोर्स वाला हो गया। लेकिन जब उसने सेकेंड टाइम आप ऑटोमेटिकली फिर भी कर रहे हो, तब तो वो आपका फ्रेंड उसमें कुछ नहीं कर रहा है, आपको फ्री कर दिया है। लेकिन फिर भी आप यहां से वहां, ऊपर नीचे, इधर उधर ऐसे वाइब्रेट कर रहे हो, इधर से उधर पीरियोडिक मोशन कर रहे हो, आपकी फ्रीक्वेंसियां दिखा रहे हो। तो उस वक्त की जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी होगी उसे हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब वो फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होता है, आप ऑटोमेटिकली मूव कर रहे हो या पीरियोडिक मोशंस परफॉर्म कर रहे हो, ऐसी फ्रीक्वेंसी को हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आई होप आपको ये फ्री वाइब्रेशन समझ गया होगा। ठीक है, तो फ्री वाइब्रेशन में एग्जैक्टली माय डियर होता क्या है, फ्री वाइब्रेशन में जो हमारा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है उसी में सिर्फ हम लोग फोर्स लगाते हैं और बाद में हम लोग फोर्स को अपने विदड्रॉ कर लेते हैं, फोर्स हम अपना बाहर निकाल लेते हैं। फिर भी हमारी सामने वाली बॉडी जिसमें हमने फोर्स लगाया था वो फिर भी अपने आप ऑन इट्स ओन खुद से वो मोशन परफॉर्म करता है, जबकि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करते ही नहीं है। समझ गया? लेकिन फिर भी वो अपना मोशन को कीप इट करके रखता है, कीप इट अप करके रखता है। समझ गया? फिर भी वो मोशन को परफॉर्म करते रहता है। मतलब जैसे कि झूले में आपके फ्रेंड ने एक बार आपको झुला दिया, उसके बाद आपका फ्रेंड साइड में निकल जाएगा और आप फिर भी झूलते रहते हो, तो उस वक्त जो भी आप मोशन कर रहे हो, जो भी आप वाइब्रेशन कर रहे हो, वो आपका फ्री वाइब्रेशन कहलाता है। समझ रहे हो? वो आपका फ्री वाइब्रेशन कहलाएगा। उस वक्त की जो आपकी इधर से उधर आने जाने की फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। समझ गया? इतना चिंदी है, सोचो। अब आगे बढ़ते हैं, हम बढ़ने वाले हैं अभी, यहाँ पे थोड़ी चीजें और जान लेते हैं। अब जब आप लोग ना इसी तरीके से नेचुरल फ्रीक्वेंसी कर रहे हो, आप ऐसे ही घूम रहे हो, तो जरा आप ही बताओ, हमने तो कुछ बाहर से फोर्स अब लगा नहीं रहे आपके ऊपर, फिर भी आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी करते जा रहे हो। तो आप ना एयर के मॉलिक्यूल से क्या कर रहे हो, एयर के मॉलिक्यूल यानी सराउंडिंग से आप क्या कर रहे हो, फ्रिक्शन परफॉर्म कर रहे हो। क्या कर रहे हो? फ्रिक्शन। आप क्या कर रहे हो? फ्रिक्शन। और उसी फ्रिक्शन की वजह से, यानी घर्षण हिंदी में कहते हैं उसे, फ्रिक्शन आप परफॉर्म कर रहे हो।
उसी फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से आपकी एनर्जी लॉस हो रही है टू द सराउंडिंग। आप एनर्जी तभी भी लॉस करते हो माय डियर, जब आपका कोई फ्रेंड आपको छोड़ देता है आपको झुला करके एक बार, और फिर आप ऑटोमेटिकली झूलने लगते हो, तो वो उस वक्त भी आप क्या कर रहे हो, लॉस कर रहे हो एनर्जी को। तो आप एनर्जी लॉस करते हो ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन द सराउंडिंग। समझ गया? अब क्या हवा आपको नहीं, जब आप झूलते हो तो आपको हवा लगती कि नहीं लगती है, तो आपकी एनर्जी ट्रांसफर होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। कुछ टाइम के बाद क्या होता है, आप धीरे धीरे आपका, जब आपका फ्रेंड छोड़ दिया आपको झुलाना, तो अब धीरे धीरे आपका जो वाइब्रेशन है वो कम होता है और आपका एम्पलीट्यूड भी कम होता है। आपका एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन धीरे धीरे कम हो जाएगा और आप धीरे धीरे रेस्ट पे आ जाओगे, रेस्ट पे आफ्टर सम टाइम्स। क्यों? क्योंकि आपका एम्पलीट्यूड और आपका वाइब्रेशन दोनों कम हो जाते हैं। समझ गया? तो ये हमारा हो गया फ्री वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट। कोई इसमें याद करने की बात थी क्या? पूरा इतना इजीली समझ गया आपको? अब बढ़ते हैं फोर्स वाइब्रेशन की तरफ। तो फोर्स वाइब्रेशन ऐसा वाइब्रेशन है, आप नाम से सुन लो, फोर्स वाइब्रेशन एक ऐसा वाइब्रेशन जिसमें आप एक्सटर्नल फोर्स किसी भी बॉडी में वाइब्रेट करवाने के लिए, उसे या मूव कराने के लिए बॉडी में आप एक्सटर्नली बाहर से फोर्स अप्लाई करते हो। और उस वक्त आपको यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, उस वक्त उसके पास भी जब वो मूव करेगा तो उसके पास भी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी आएगी, उसके पास भी कुछ ना कुछ मूवमेंट यानी कि फ्रीक्वेंसी आएगी। और जो माय डियर वो फ्रीक्वेंसी होगी वो उसके नेचुरल पीरियड या नेचुरल फ्रीक्वेंसी से क्या होगी, अलग होगी। क्या होगी? वो उससे अलग होगी। अब बोलोगे ये क्या बोल रहे हो आप? देखो आपको बताता हूं मैं। सपोज दैट आपने एक बार झुला के किसी फ्रेंड को आपने छोड़ दिया, वो अब ऐसे ऐसे ऑटोमेटिक झूल रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो कुछ कम रहेगी ना यार। ऐसा थोड़ी कि हर बार तेज तेज होगा, नहीं, कंटिन्यूअसली आपका झूला धीरे धीरे रुकते जाएगा। लेकिन जब आप कंटिन्यूअसली फोर्स देते जाओगे तो आपका झूला हमेशा बराबर मीडियम में रहेगा, बराबर आपका झूलते रहोगे मस्त मजे से। आपका अगर कोई झुलाने वाला है, आपको कंटिन्यूअसली अगर आपको फोर्स मिल रहा है तो आपकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी और अब जो कोई आपको फोर्स देके झुला रहा है, तो आपका जो अब नेचुरल वाला पीरियड रहेगा वो तो आपका मतलब एकदम अलग रहेगा, दोनों डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे। तो यहां से कंक्लूजन क्या मिलता है कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है जब फोर्स वाइब्रेशन से जो बन रही है, आपका फ्रेंड जब आपको कंटिन्यूअस हर बार आपको झुला रहा है, समझ गया, तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी बन रही वो फ्रीक्वेंसी जब आपको आपके फ्रेंड ने छोड़ दिया था तो जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी बनी थी उस फ्रीक्वेंसी से अलग रहेगा। पहला कंक्लूजन यही होने वाला है। दूसरा कंक्लूजन, अगर मान लो बाय चांस आपका फ्रेंड उतने ही स्पीड से घुमा रहा है जितना स्पीड से वो छोड़ने के बाद आप ऑटोमेटिकली घूम रहे थे, समझ रहे हो, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है और जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो मैच हो जाएगी, मैच। और जब वो मैच हो जाएगी तो उसी कंडीशन को हम रेजोनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी कंडीशन को हम रेजोनेंस कहते हैं। तो जब आपकी फोर्स्ड वाइब्रेशन की वजह से जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हुई थी, जब आप बार बार घूम रहे हो वो फ्रीक्वेंसी, और आपके फ्रेंड ने जो दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी थी जब आपको उसने छोड़ दिया था और फिर आप मूव कर रहे थे फ्री वाइब्रेशन वाले में, तो जब आपकी फ्री वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी थी जो नेचुरल वाली, और जब आपकी फोर्स वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है जो फोर्स वाली है, ये दोनों फ्रीक्वेंसी जब मैच हो जाती हैं तो वही आपका रेजोनेंस क्रिएट होता है वहां पे। उसी को हम रेजोनेंस कहते हैं, इसी सिचुएशन को हम रेजोनेंस कहते हैं। समझ गया? इतनी चिंदी सी बात थी, खत्म। इतना ही आपको याद रखना था आज की इस टॉपिक में, फोर्स्ड और फ्री वाइब्रेशन में। ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट। थोड़ा सा नोट पॉइंट एक लिख लो कि कभी भी जब हमारा ऑब्जेक्ट मूव करता है ना यार, तो उसका जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है ना, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अब देखना, ध्यान देना अच्छे से, मैं आपको बताता हूं। मान लो आप यहां पे खड़े हो, ठीक है, और आप एक बात बताना, आपके बगल से अगर कोई ट्रेन निकल जाए तो क्या होगा? आप बहुत नजदीक खड़े हो ट्रेन के, आप ट्रेन को टच नहीं कर पाओगे, टेंशन मत लो। लेकिन अगर आपके बगल से ट्रेन निकल रही तो क्या होगा? आपके कपड़े वगैरह उड़ने लगेंगे, समझ रहा है? आपको एकदम फोर्स लगेगा एयर का, यानी आप में भी कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा। तो वैसे ही जब आपके फ्रेंड ने आपको एक बार छोड़ दिया घुमा करके, तो आप कंटिन्यूअसली ऐसे टन 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 आप ऑटोमेटिकली घूम रहे हो, और धीरे धीरे आपकी फोर्स कम भी हो रही है ना? तो जब आप धीरे धीरे ऐसे घूम रहे हो ना, लेकिन फिर भी यार आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो कर रहे हो ना, समझ रहे हैं ना? आप नेचुरली, आपकी जो उस टाइम फ्रीक्वेंसी होगी जब आपको कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, आप फ्री वाइब्रेशन कर रहे हो, तो उस वक्त आपके पास कोई फ्रीक्वेंसी होगी, उसी को हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। लेकिन आप मूव तो कर रहे हो ना यार, तो आपके अगल बगल जो कोई दूसरा ऑब्जेक्ट अगर आ जाए या एयर के पार्टिकल ही आ जाए तो वो तो मूव करेंगे ना आपकी इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वजह से। तो ये बात आपको ध्यान देना है। जब कभी भी आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी परफॉर्म करते हो ना, तो आपके अगल बगल का जो ऑब्जेक्ट होता है, जो आपके नियर बाय रहता है, वो भी आपका मोशन करता है, उसमें भी मोशन कॉज होता है। समझ गया? बस इतनी ही बात आपको याद करनी थी, यही हमारा नोट पॉइंट था। मतलब जो हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है वो भी जब किसी भी ऑब्जेक्ट में होती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और जब उसके अगल बगल कोई दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उसमें भी ऑटोमेटिकली मोशन आने लगता है। समझ गए? बस इतना ही होता है।
यानी हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी वाला ऑब्जेक्ट भी सामने उसके नियर बाय वाले ऑब्जेक्ट में मोशन को कॉज कर देता है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब माय डियर जितना आपको बताऊंगा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स, ये नया टॉपिक। ठीक है, ये टॉपिक बहुत जरूरी टॉपिक है और इतना कंफ्यूजन कर देता है ना बच्चों को कि यार बच्चे रोने तक आ जाते हैं, रोने लगते हैं यार बच्चे। मैं आपको रियलिटी में बोलता हूं, रो देते हैं, उनको समझता ही नहीं है। इतना कंफ्यूजन, खतरनाक कंफ्यूज होते हैं वो। लेकिन आज से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आप मेरी एक बात मानोगे तो। जितना आपको बताऊंगा ना उतना ही सिर्फ ध्यान देना प्लीज। और एट द एंड जब आप लेक्चर से निकलोगे तो आपको सच में कहता हूं कुछ भी भूलने जैसी बीमारी होगी ही नहीं, क्योंकि आपको ना ईच एंड एवरीथिंग क्लियर होगा। क्योंकि मैंने जितना बताऊंगा उतना आपको याद रखना है, समझ गया? इतना प्लीज आप कर लेना। हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन पढ़ने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट कर लूंगा कि आप वो चीज मेरे से पहले सीख लो। यहां आ जाओ पहले, ठीक है? आपके लिए बना के रखा है सब, यहाँ पे लड्डू पेड़े आपके लिए बना के रखे हैं मैंने, आप खाओगे इसी को अभी। ठीक है, देखो मान लो आपके पास एक ये रस्सी है, ठीक है, दोनों तरफ से मैंने इसको बांध रखा है। ये स्टेशनरी वेव है, सारे सारे एग्जाम्पल है, सब स्टेशनरी वेव ही हम करने वाले हैं आज। ठीक है, देखो अगर माय डियर ध्यान देना अच्छे से, यहां से मैंने एक मोशन परफॉर्म किया और इसने सिर्फ एक ही लूप बना। कितना लूप बना यहाँ पे? सिर्फ एक लूप। अब जरा मुझे बताना वेवलेंथ क्या होता है। ठीक है, ध्यान देना। मान लो ये है ऐसा और ये कंप्लीट एक क्रस्ट और कंप्लीट एक ट्रफ, यही वेवलेंथ होता है। मतलब एक ऊपर का कंप्लीट क्रस्ट और नीचे का एक कंप्लीट ट्रफ, यही मेरा एक वेवलेंथ होता है। ठीक है, अब जरा मुझे बताओ कि ये क्या है। ये यहाँ पे क्या है? ये एक ही लूप तो बना है यहाँ पे, ये वाले कंडीशन में एक ही लूप बना है ना, एक ऊपर से और एक ही लूप नीचे से बना है। मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? सिर्फ एक ही लूप बना है। मेरे पॉइंट को बात समझ रहे हो आप लोग मैं क्या बोल रहा हूं? यहाँ पे सिर्फ एक ही लूप बना है। सिमिलरली माय डियर यहाँ पे आप देखो, ये वाले केस में आप देख सकते हो, इस वाले केस में जरा बताना, कंप्लीट लूप बना है, एक पूरा का पूरा कंप्लीट लूप बना है। यहां से एक ये और यहाँ पे एक पूरा कंप्लीट वेवलेंथ, ऐसी नीचे वाला भी एक कंप्लीट इस तरीके से। समझ गया? मतलब ये कंप्लीट मेरा एक लैम्बडा कहलाएगा, ये मेरा एक कंप्लीट वेवलेंथ है। तो याद रखना सिर्फ जितना कह रहा हूं, जब दो लूप रहेंगे तो एक पूरा वेवलेंथ बन जाता है। अगर इसी का मैं, अगर सपोज दैट मैं इसी का आपको बस यहाँ पे अभी ध्यान देना और कुछ नहीं। तो अब देखो आपको ये समझ गया ना कि जब कभी भी दो लूप आएंगे तो एक लैम्बडा होगा। ठीक है, इतना ही आपको ध्यान रखना है, दो लूप मतलब एक लैम्बडा। क्योंकि एक पूरा यहाँ पे देखो ना, आपको सिखाया भी है मैंने, एक कंप्लीट क्रस्ट और एक कंप्लीट ट्रफ यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये दो लूप का आधा लूप है ना, यहाँ पे ये दो लूप का आधा लूप है कि नहीं है? बताओ जरा, दो लूप का आधा लूप है कि नहीं है? है ना? तो अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जब ये पूरा दो लूप बराबर लैम्बडा था तो आधा लूप बराबर क्या होगा? लैम्बडा बाय 2। समझ गया अच्छे से? तो हाफ लूप का जो पूरा लेंथ होता है वो लैम्बडा बाय 2 होता है। लैम्बडा इज द वेवलेंथ। ओके, आगे बढ़ते हैं अभी। अब यहाँ पे देखो तीन लूप है, तो एक लूप का लैम्बडा बाय 2 होता है, इसका भी लैम्बडा बाय 2 होगा, इसका भी लैम्बडा बाय 2 डिस्टेंस रहेगा। ऐड कर दो तीनों को, 3 लैम्बडा बाय 2 बन जाएगा टोटल डिस्टेंस। समझ गया अच्छे से? इसी तरीके से अगर मान लो इनका मैंने वेवलेंथ निकाल लिया, अब आपको क्लियर हो गया है ना? अब हमने इसका देखा भी था रस्सी में किस तरीके से हम इसमें से स्टेशनरी वेव क्रिएट कर रहे थे, हमने ये भी देखा था। अगर मान लो मैं इसमें वेव फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव फाइंड करनी है, मुझे इन सारे वेव की मुझे फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो मेरे पास एक ही फॉर्मूला है, v इक्वल टू एन लैम्बडा, जिसमें से n फ्रीक्वेंसी होती है और v वेलोसिटी होती है और अपॉन लैम्बडा ये हमारा उल्टा y होता है। जहां पे हमारा हर मीडियम में, अगर हमारा मीडियम कांस्टेंट है तो उस मीडियम में चलने वाली जो वेव होती है, वेव यानी कि वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल, वो भी हमारा वेलोसिटी भी कांस्टेंट ही रहती है, तो वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाली यहाँ पे। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है। एक लूप मतलब लैम्बडा बाय 2, दो लूप मतलब लैम्बडा, तीन लूप मतलब 3 लैम्बडा बाय 2। बस ये दोनों याद कर लो, तीसरा तो आप इसी में निकाल लोगे फिर। ठीक है, ये दोनों, पहला नंबर इसको दूसरा नंबर इसको, नहीं तो पहला इसको दूसरा इसको, ऐसे याद कर लो, खत्म। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। ये हमारा कंप्लीट एक लैम्बडा होता है, एक कंप्लीट क्रस्ट और कंप्लीट ट्रफ, इतना आपको समझ के रखना है। अब बढ़ते हैं हम लोग हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स में। मेरी बातों को एकदम ध्यान देना, ईच एंड एवरीथिंग प्रूफ करके दूंगा। ठीक है, देखो ध्यान से, हार्मोनिक्स और ओवरटोन्स दोनों ही फ्रीक्वेंसी हैं। याद हो गया पहला पॉइंट? ये दोनों फ्रीक्वेंसी है यार, फ्रीक्वेंसियां हैं। जैसे यहाँ पे इन सभी वेव्स की फ्रीक्वेंसी, अब देखो वेव ट्रेवल कर रही तो फ्रीक्वेंसी तो रहेगी ना। ये हार्मोनिक ओवरटोन क्या होती हैं? ये दोनों ही फ्रीक्वेंसियां ही होती हैं, इतना पहले आपको समझ लेना है। अब इन दोनों फ्रीक्वेंसियां एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड होती हैं और इस फ्रीक्वेंसी का नाम है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये दोनों इसके ऊपर डिपेंड होती हैं, चाहे ओवरटोन हो चाहे हार्मोनिक्स हो, ये दोनों फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है।
आप बोलोगे यार ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है? अब जितना बताऊंगा उतना ध्यान देना, जितना बताऊंगा उतना ध्यान देना। हार्मोनिक्स और ओवरटोन दोनों फ्रीक्वेंसियां हैं और ये डिपेंड होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के ऊपर। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है, मान लो आपके सामने यहाँ पे एक स्ट्रिंग है और इसमें सिर्फ उतनी फ्रीक्वेंसी, उतनी मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी जितनी से आप लोग अप्लाई करो और उसमें एक लूप बन जाए। क्या बन जाए? सिर्फ एक लूप बन जाए। ओनली एंड ओनली मिनिमम लूप, मिनिमम वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल, मिनिमम लूप बन जाए। अब मैक्सिमम कितने लूप होते हैं? 2000 करोड़ जा सकते हैं, मिनिमम तो एक ही लूप बन सकता है ना, ठीक है। यानी कि मिनिमम एक लूप मतलब पार्टिकल का सबसे कम से कम वाइब्रेशन, समझ गया ना। अब भाई जितना ज्यादा पार्टिकल वाइब्रेट करता है उतना ही बड़ा बड़ा लूप बनता है, जितना कम वाइब्रेट करेगा उतना ही कम लूप बनेगी। यहाँ पे कम लूप बना है यानी कम वाइब्रेशन हुआ है, तो मिनिमम एक लूप अगर बनाता है, जितनी अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी उसके लिए रिक्वायर्ड होती है, वही मेरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने मान लो n इक्वल टू और 20 हर्ट्ज मैंने दे दिया और 20 हर्ट्ज से मेरा ये एक लूप बन जाता है, तो मेरा ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। क्लियर? तो n मेरा क्या है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है। ये बात आपको अब से हमेशा के लिए जब भी सुपरपोजिशन ऑफ द वेव पढ़ोगे याद रखना है। n मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। याद हो गया? याद है तो आबाद है, भूल गए तो बर्बाद है, ठीक है। n मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या होता है n? इतनी मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि रिक्वायर होती है कंप्लीट एक लूप को बनाने के लिए। कंप्लीट एक लूप को बनाने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी लगती है वही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। इस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को हम n से दिखाते हैं, ये बात आपको समझ के रखनी है। नाउ अब पढ़ते हैं हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन। अब हार्मोनिक्स क्या होता है इसको देखते हैं। इतना चिंदी आपने कभी देखा भी नहीं होगा, आप अपनी बुक में पढ़ोगे ना ऐसा कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या बताऊं मैं। बस एक बार इसको आप लोग यहाँ पे देख लो, ठीक है। ये बात आपको समझ के रखनी है, ठीक है। तो अब आपको इसको समझ के रखना। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब आपको देखना है हार्मोनिक्स के बारे में। यार हार्मोनिक्स जो हमने अभी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब n निकाला ना, उसी का एक इंटीजर मल्टीपल वही हमारा हार्मोनिक्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने n से 1 मल्टीप्लाई किया, ये मेरा फर्स्ट हार्मोनिक होगा। मैंने अगर अपनी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से 2 मल्टीप्लाई किया तो मेरा 2 ये सेकंड हार्मोनिक कहलाएगा। अगर मैंने अपने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से 3 मल्टीप्लाई किया, ये मेरा थर्ड हार्मोनिक्स कहलाएगा। व्हाट इज द हार्मोनिक्स? अंडरस्टूड और नॉट? समझ गया? तो मेरा इंटीजर मल्टीपल जो होता है किसी भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, वही मेरा हार्मोनिक्स कहलाता है। क्लियर? सोचो, इतने छांट के मैंने इस डेफिनेशन को यहाँ पे लिखा है और इतने उस टू द पॉइंट आपको बताया जिससे कि आपको कभी भूले ना। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या थी? एक वेव को जनरेट करने के लिए, उसके एक लूप को जनरेट करने के लिए जो भी हमारा वाइब्रेशन लगता है, जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी लगती है, वही मेरा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। एन से दिखाते हैं इसको, ठीक है। और उसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, किसी इंटीजर से अगर हम मल्टीप्लाई करें, तो वही इंटीजर मल्टीपल जो होता है ना, वही हमारा हार्मोनिक्स कहलाता है। फॉर दिस इज आवर फर्स्ट हार्मोनिक, दिस इज सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ हार्मोनिक, ऐसे होता है। नाउ व्हाट इज आवर ओवरटोन? अब हम समझते हैं ओवरटोन क्या है। अब ध्यान देना अच्छे से, हाँ, बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है ओवरटोन समझना। अब देखो, कभी भी ना ओवरटोन एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी नहीं है, समझ गया? वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से भी हायर वाली फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब अगर मान लो मेरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 20 है तो मेरी ओवरटोन इस 20 से ज्यादा रहेगा। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि हमारा जो हार्मोनिक्स था, अगर मान लो 20 तो इसका कोई भी मल्टीपल 1 से करो, 2 से करो, 4 से करो, 5 से करो, 10 से करो, 50 से करो, अपने क्या फर्क पड़ता है? 50 से करोगे तो 50वां हार्मोनिक हो जाएगा, समझ गया? अगर आपको 100 से करने वाला 100वां हार्मोनिक हो जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ओवरटोन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से भी आगे वाली हायर फ्रीक्वेंसी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आपके सामने एक लूप है, तो पहला लूप क्रिएट करने के लिए आपको क्या लगा था? पहला लूप क्रिएट करने के लिए आपको जो भी फ्रीक्वेंसी लगी वो आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी। लेकिन उसके आगे के भी तो लूप बन सकते हैं ना यार। आगे के लूप बनेंगे तो आपको फिर ज्यादा फ्रीक्वेंसी देनी पड़ रही है, आपकी ज्यादा फ्रीक्वेंसियां आपके लग गई। समझ रहे हो मेरी बातों को? तो ये जो हायर फ्रीक्वेंसियां हैं, यहीं से हमारा ओवरटोन क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊं, ध्यान देना, मैं अभी जो नॉर्मल बोल रहा हूं, मैं अभी नॉर्मल कुछ कह रहा हूं आपको,
ये मेरा नॉर्मल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। ये आवाज जो भी आप मेरी सुन रहे हो मेरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। अगर थोड़ा मैं इससे हायर बोलूं तो मैं बोलूं अगर, क्या हालचाल है भाई लोग, समझ रहे तुम लोगों को मेरी आवाजें आपको सुनाई दे रही हैं? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी समझा कि नहीं समझा? ये जो मैंने बोला मैंने थोड़ी आवाज ऊंची करके बोला, तो मेरी जो फ्रीक्वेंसी थोड़ी हायर हो गई। जो मेरी हायर फ्रीक्वेंसी हुई ना वही मेरा ओवर टोन, मेरे टोन ऊपर है। बोलते ना टोन नीचे करके बोल, सुनता नहीं है क्या तू? ऐसे ही तो टोन ऊपर करके बोल रहा हूं मैं, ओवर टोन कर रहा हूं मैं, समझ गया? जो मेरी फंडामेंटल होनी चाहिए उससे मैं थोड़ा ऊपर ओवर स्मार्ट बन रहा हूं, समझ गया? तो मैं ऊपर करके बोल रहा हूं, ऊपर आवाज, ऊंची आवाज करके बोल रहा हूं। फिर अक्षय कुमार का डायलॉग याद आएगा, आवाज नीचे, वो हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। आवाज ऊपर, ओवर टोन हो गया, समझ गया अच्छे से? तो जो हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उससे हायर वाली फ्रीक्वेंसियां ही हमारी ओवर टोन कहलाती हैं। लेकिन कुछ चीजें एक्सेप्शन भी हैं, हम उन्हें देखेंगे अभी। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल जो फ्रीक्वेंसियां हैं मोर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जो हमारे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से भी ज्यादा हो, उसी फ्रीक्वेंसी को हम ओवर टोन कहते हैं। ये बात आपको समझ के रखना है। अब मान लो अगर मेरी 20 थी मेरी अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, अगर मेरी 20 मेरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो इससे ज्यादा सपोज दैट की मान लो 40 मेरी ओवर टोन हो गई। लेकिन यार आप ही बताओ, अगर इस 20 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 से तो ये भी मेरा 40 ही आएगा ना। यानी कि इंटीजर मल्टीपल मैंने 2 से किया, मैंने मतलब मेरा इस सेकंड हार्मोनिक्स है, और सेकंड हार्मोनिक को कितनी फ्रीक्वेंसी है? 40 हर्ट्ज। मतलब कि ये 40 हर्ट्ज तो मुझे टोन में भी मिला था ना, तो मतलब मेरा क्या है यहाँ पे, मेरा हर टोन हार्मोनिक हो सकता है, समझ गया? मेरा हर टोन हार्मोनिक्स हो सकता है, बट हर हार्मोनिक्स टोन्स हो सकता है क्या? नहीं। क्यों यार, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मेरा ओवर टोन मेरे फ्रीक्वेंसी के हायर फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि इस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के ऊपर। हालांकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से ही बना है, उसी से तो हम रेंज निकाल रहे हैं, लेकिन यार हार्मोनिक्स में इंटीजर मल्टीपल डायरेक्ट करती हैं, जबकि हमारी ओवर टोन में क्या होता है, सबसे ओवर वाली फ्रीक्वेंसी जो ज्यादा हायर है सिर्फ उसी को काउंट करेंगे। हार्मोनिक्स तो किसको भी काउंट कर लेते हैं, किसी अरे गहरी फ्रीक्वेंसी को भी काउंट कर लेंगे, लेकिन ओवर टोन में हायर फ्रीक्वेंसियां ही सिर्फ काउंट होती हैं। तो इसीलिए, और लेकिन हर हार्मोनिक्स तो अरे गहरे भी हो सकते हैं और हायर भी हो सकती है, क्योंकि जस्ट इंटीजर मल्टीपल ही करना है। अगर मान लो मेरा 100 है, मान लो ओवर टोन है, और 20 मेरी फंडामेंटल है, तो मैं अगर इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5n बन जाएगा, मतलब पांचवी हार्मोन है मेरी, ये हार्मोन बोल रहा हूं, सॉरी हार्मोनिक्स, समझ गया? तो लेकिन अब और देखो, ओवर टोन 100 है, मतलब 100 मेरा ओवर टोन, मतलब समझ लो 100 हर्ट्ज मेरा ओवर टोन का फ्रीक्वेंसी है, और मेरे हार्मोनिक्स का 5n जो कि 100 ही आएगा, मतलब मेरा हर ओवर टोन जो है हार्मोनिक्स हो सकता है, बट हर हार्मोनिक्स ओवर टोन नहीं हो सकता, समझ गया? बस इतना ही आपको ध्यान रखना और कुछ नहीं करना है। ये जो लाइन है यहाँ पे आपकी लिखी हुई ना, ये लाइन अभी आपको नहीं समझेगा क्या लिखा है, मैं पढ़ देता हूं, बट ये आपको थोड़े टाइम बाद समझ में आएगा, ये मैं गारंटी बोलता हूं। क्या लिखा है, ध्यान देना अच्छे से। द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हायर देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द फर्स्ट ओवर टोन। इसको मैं अगर अभी आपको बताऊं तो ध्यान दो क्या है, शायद अगर भगवान करे आपको अभी समझ जाए। देखो मेरा पहला लूप है, इसको क्रिएट करने में जो फ्रीक्वेंसी लगी मेरी फंडामेंटल थी। इसके बाद इससे हायर फ्रीक्वेंसी एक लेता हूं, इससे हायर मतलब अगला वाला लूप बनाएगा, और क्या समझ रहे? इससे हायर मतलब अगला वाला ही बनेगा, ठीक है? तो मतलब देखो मेरी जो ये वाली पूरी इस लूप को बनाने में जो फ्रीक्वेंसी लगी वो तो मेरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी n, लेकिन फर्स्ट फ्रीक्वेंसी वो एक ऐसी पहली फ्रीक्वेंसी हायर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, पहली फ्रीक्वेंसी हायर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है हायर देन फंडामेंटल, फंडामेंटल से भी ज्यादा ये पहली ही फ्रीक्वेंसी है, यानी मेरा पहला यही ओवरटोन होगा, समझ गया क्या? मेरा फर्स्ट ओवरटोन यही है, इसको बनाने में जो फ्रीक्वेंसी लगी वही मेरा ओवरटोन है। यानी कि एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जो कि फंडामेंटल से हायर हो और जो पहले ही हायर वाली आ जाए। मतलब मान लो कि मेरा n ये ओवरटोन है, मतलब मेरी n वाला मेरा फंडामेंटल है, और इससे पहला ही वाला, अब इससे हायर भी होंगे ना, लेकिन हायर तो हजारों करोड़ हो सकती हैं, लेकिन जो पहला ही वाला होगा वही मेरा ओवरटोन कहलाएगा, और वो मेरा ओवरटोन नहीं, मेरा पहला ओवरटोन वही कहलाएगा, समझ गया? ये बात ध्यान देना। फिर दूसरा वाला है वो भी मेरा ओवरटोन कहलाएगा, लेकिन वो सेकंड ओवरटोन कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे जो फंडामेंटल, ये तो फंडामेंटल ही रहेगा। हाँ, अगर मैं इसमें सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरा पहला हार्मोनिक बन जाएगा, अगर मैं इसमें 2 से करूं तो मेरा सेकंड हार्मोनिक बन जाएगा, तब ये फर्स्ट हमारा ओवरटोन रहेगा।
जब हमारा सेकंड हार्मोनिक है तब हमारा ये फर्स्ट ओवरटोन रहेगा। ऐसे हमारे सेकंड ओवरटोन तब हमारा ये थर्ड हार्मोनिक बन जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसा करके मतलब हमारा हार्मोनिक तो कोई भी हो सकता है क्योंकि वो जस्ट एक इंटीजर मल्टीपल है। कभी हार्मोनिक जल्दी बनता नहीं है यार, साउंड वेव में बनता भी है तो बहुत ही ठीक है, हर वक्त नहीं बनता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। हमेशा ओवरटोन ही बनता है। हम हमेशा हम कभी ऊंची आवाज में कभी नीची आवाज में बोलते हैं ना, तो ओवरटोन बनने के चांस हमेशा ज्यादा होते हैं। हार्मोनिक्स तो मल्टीपल है, वो हर जगह बन सकता है, कभी भी बन सकता है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, मतलब जान के भी बस इतना ही ध्यान रखो कि वो इंटीजर मल्टीपल होता है हमारे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। आई होप कि आपको ओवरटोन और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और हार्मोनिक्स का मतलब पता चल चुका है। अब हम उन्हीं का प्रूफ आपको दिखाऊंगा, जो भी सारी चीजें हैं। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं आज के अपने गेम को। क्लियर है ना? इतना यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि ओवरटोन एक ऐसी फ्रीक्वेंसी ही है जो हमारे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से हायर वाली होती है, और हार्मोनिक्स एक ऐसी फ्रीक्वेंसी ही है जो हमारे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का इंटीजर मल्टीपल होता है। मतलब अगर n हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो ये 1 इंटू एन हमारा फ्रीक्वेंसी होगी, ये हमारा हार्मोनिक्स है। 2 कर दिया तो सेकंड हार्मोनिक, 3 कर दिया थर्ड हार्मोनिक, 4 कर दिया चौथी हार्मोनिक, 5 कर दिया पांचवी हार्मोनिक। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमारा ये पहला ओवरटोन हो, ये कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यार हमारी ओवरटोन क्या होती है? फ्रीक्वेंसी हायर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं पहले वाले को कैसे ले सकता हूं, आप ही बताओ। पहला वाला मेरा हायर है क्या? पहला तो मेरा फंडामेंटल है ना, तो फंडामेंटल से ज्यादा वाला रहेगा उसको लूंगा ना, तो ये मेरा पहला ओवरटोन कहलाएगा। फिर ये मेरा दूसरा ओवरटोन कहलाएगा, फिर ये मेरा तीसरा ओवरटोन कहलाएगा, ये मेरा चौथा ओवरटोन कहलाएगा। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? समझ रहे ना? तो मतलब ये मेरा पहला ओवरटोन, ये मेरा दूसरा ओवरटोन, तीसरा ओवरटोन। जबकि अगर मैं हार्मोनिक्स की बात करूं तो ये मेरा पहला हार्मोनिक है, दूसरा हार्मोनिक, तीसरा हार्मोनिक, चौथा, पांचवा हार्मोनिक। क्योंकि हार्मोनिक्स क्या होता है? इंटीजर मल्टीपल। कोई भी एक मल्टीपल यार, ये मल्टीप्लाई करो, इंटीजर मल्टीपल ऑफ एन। अब मान लो 4 किया तो चौथा मल्टीपल यानी चौथा हार्मोनिक। लेकिन यहाँ पे अगर ओवरटोन की बात करूं तो ये अगर मेरा दूसरा हार्मोनिक है तो वो पहला ओवरटोन होगा। तीसरा हार्मोनिक तो वो दूसरा ओवरटोन होगा। क्यों? क्योंकि ओवरटोन सेकंड से स्टार्ट होता है, ना कि पहले से, क्योंकि पहला तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है और ओवरटोन हमारा हायर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो मतलब पहले वाले से स्टार्ट होगा, जो हमारा इससे फंडामेंटल से जो ज्यादा रहेगा वही मेरा फर्स्ट ओवरटोन कहलाएगा। समझ गया ना? अब आई थिंक आपको सब क्लियर हो गया होगा। इतना चिंदी से ना कोई नहीं बताएगा, आप चाहे आपके स्कूल के टीचर से सीख लो, चाहे कहीं से भी सीख लो, आपको चैलेंज है। अगर आपको, मैं सच में कहता हूं, मैं सच में बोल रहा हूं, चैलेंज ही समझो। सच में नहीं समझेगा आपको कहीं भी, मैं बोल रहा हूं आपको। अब तो आपको ओवरटोन और हार्मोनिक समझ गया होगा, अब हमको सिर्फ प्रूफ देखना है। चलो अब आपको दिखाता हूं। प्रूफ देखने से पहले एक तरीका सीख लो, एक इंड करेक्शन जान लो क्या होता है। ऐसे ही जान लो, इसका कोई अभी ज्यादा यूज तो है नहीं, बट जान लो, एग्जाम में पूछता है। देखो, हमने सीखा था नोड और एंटी नोड के बारे में। हमारे पास एक कोई भी डिवाइस है, मान लो हमने देखा था कि हमारे पास मान लो एक क्लोज ट्यूब है या कोई भी ट्यूब है, इसमें से जब हमारी लॉन्जिट्यूडनल वेव्स आती है ना, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये ट्रांसवर्स जैसा बिहेव करती है। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये ऐसी जो वेव है ये हमारी ट्रांसवर्स वेव ही चलती है ना। लॉन्जिट्यूडनल तो हमारी इसे लाइन में चलती है, समझ गया? तो ये हमारी फिलहाल लॉन्जिट्यूडनल वेव ही थी, लेकिन ये अभी कैसे बन चुकी है? ट्रांसवर्स आफ्टर द रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। ऐसा हमने पढ़ा भी था कि लॉन्जिट्यूडनल वेव जो हमारी होती है वो रिफ्लेक्शन के बाद ट्रांसवर्स बन जाती है अगर हम किसी ट्यूब में रिफ्लेक्शन करवाएं तो गाइस, और फिर हमने ये भी देखा था कि हमारे पास मान लो कोई भी अगर स्टेशनरी वेव है, ऐसे स्टेशनरी अगर हमारे पास कोई वेव है ऐसे, तो हमने ये भी चीज देखी थी ना यार कि हमारा जो ये वाला जो हमारा पॉइंट होता है, ये ऊपर का, ये हमारा एंटी नोड होता है, जहां पे एनर्जी और एम्पलीट्यूड दोनों ज्यादा होती हैं। और जो नीचे का पॉइंट है, ये नीचे का पॉइंट, ये हमारे नोड होते हैं, जहां पे हमारा एम्पलीट्यूड और हमारा जो मतलब एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है। ये भी हमने जाना था। तो अब आप ही बताओ जरा, ये वाला जो हमारा पॉइंट है ये ज्यादा है ना, देखो ऐसे और ऐसे ज्यादा है ना, ये हमारा एंटी नोड कहलाएगा। फिर ये पॉइंट तो हमारा कुछ नहीं, यही का यही है, तो यहाँ पे एनर्जी एम्पलीट्यूड सब कम, यानी हमारा नोड कहलाएगा। ये भी हमारा नोड कहलाएगा, ये हमारा एंटी नोड कहलाएगा। तो यही चीज अब हमको समझनी है। हमारी एंटी नोड क्या होती है? हमारी एंटी नोड एक एनर्जी का लेवल है, जहां पे एनर्जी ज्यादा वहां पे एंटी नोड ज्यादा, वहां पे एंटी नोड बनता है। एंटी नोड वही पॉइंट होता है जहां पे एनर्जी ज्यादा होती है, खत्म कहानी। जहां पे एनर्जी कम होती है वहां पे नोड बनता है किसी भी पार्टिकल का। ठीक है, इतना आपको समझना है। सुनो, इंड करेक्शन क्या है? अगर आप इस तरीके का कोई भी ट्यूब लो, जहां से एक तरफ से कोई बंद हो ट्यूब और एक तरफ से ओपन हो, एक तरफ से खुला हुआ ट्यूब है आपके सामने। अब क्या होता है ना, आपका एंटी नोड एग्जैक्टली इस बॉर्डर पे बनना चाहिए ना, इसके ओपनिंग के एग्जैक्टली बॉर्डर पे बनना चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? एंटी नोड एग्जैक्टली, अगर मान लो आपके सामने ऐसा कोई भी चीज है,
ये आपके सामने कोई एक चीज है, तो इसका जो मिडल एग्जैक्टली मिडल होगा वही बनेगा ना। और इसका मिडल कौन सा होना चाहिए, यहाँ पे ओपनिंग में होना चाहिए। इसका ओपनिंग जो है वही इसका मिडल होना चाहिए। समझ रहे हो ना, इसका जो ओपनिंग है वही हमारा मिडल होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बातों को मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ रहा है। यहाँ पे ये जो इसका ओपनिंग है, जो इसका ओपनिंग है वही हमारा एंटी नोड बनना चाहिए। लेकिन क्या होता है ना, किसी एयर के वजह से, एयर के प्रेशर की वजह से, कुछ एयर के सिस्टम की वजह से, या फिर एयर रेजिस्टेंस की वजह से, है ना, एयर के पार्टिकल या फ्री एक्सपांशन की वजह से जो हमारी एनर्जी होती है थोड़ा सा बहक जाती है और हल्का सा ऊपर की तरफ चली जाती है, बाहर, आउटसाइड फ्रॉम दी ओपनिंग। तो क्या होता है ना कि हमारे एंटी नोड को बनना चाहिए था इसके जस्ट एक बॉर्डर में, लेकिन क्या होता है ये हल्का सा उसके ऊपर बन जाता है। क्या हो जाता है, उसके हल्का सा ऊपर बन जाता है, यानी कि बनना यहां चाहिए था लेकिन एंटी नोड यहां बन जाता है। समझ गया क्या बोल रहा हूं मैं, कहां बन जाता है, समझ गया। तो मेरा कहां बनना चाहिए था, यहां बनना चाहिए था, यहां बनना चाहिए था, लेकिन एंटी नोड हल्का सा ऊपर बनता है। समझ रहा है। तो बस यही बात है कि हमारा जो एंटी नोड है वो हमेशा हमारे ओपनिंग के पास बनता है। मैंने आपके एग्जाम में क्या लिखो इसलिए लिख दिया यहाँ पे, बेटा मटेरियल होता है या जो भी रहता है आपके सामने, हमेशा यह पाइप रहेगा आपके सामने, पाइप या मटेरियल के हमेशा ओपनिंग में एंटी नोड बनता है। तो ड्यू टू सम एक्सटर्नल रीजन और अ फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर और अ रीजन, क्या होता है ना कि सम एयर रेजिस्टेंस की वजह से हमारा जो एंटी नोड होता है वो हल्का सा ओपनिंग के ऊपर बनता है, अबव द ओपनिंग। ओपनिंग ये है, ओपनिंग के हल्का सा ऊपर हमारा एंटी नोड बनता है। और कभी भी एंटी नोड याद रखना, ओपनिंग में एंटी नोड ही आएगा, ये भी दिमाग में अपने बिठा लेना। ओपनिंग के टाइम पे एंटी नोड ही डालोगे, नोड नहीं डाल सकते हो। क्यों, क्योंकि नोड वहीं बनता है जहां कोई एनर्जी का एक्सपांशन नहीं होता। नोड यहां बनेगा जहां कोई एनर्जी नहीं है। समझ गया। और जब बाहर निकल रहा है तो वहां तो भाई बहुत एनर्जी होती है, एक्सपांशन अच्छा खासा, उसे खुला एरिया मिलता है तो एनर्जी ही एनर्जी है, इसीलिए हमेशा बाहर एंटी नोड बनता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझना अच्छे से आपको। तो गाइस हमारा एंड करेक्शन वो चीज होती है कि डिस्टेंस बिटवीन द ओपन एंड ऑफ द पाइप एंड द पोजीशन ऑफ द एंटी नोड, यानी कि ये हमारा ओपन एंड है और जो हमारा एंटी नोड का पोजीशन है इसके बीच का जो ये डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस हमारा क्या कहलाएगा, इंड करेक्शन। और इंड करेक्शन को हम स्मॉल ई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, स्मॉल ई से। यानी जहां हमारा एंटी नोड बना वो और जो हमारा ओपनिंग था उसके बीच का जो डिस्टेंस है वही हमारा इंड करेक्शन कहलाता है। क्लियर कट हो गया पॉइंट, क्या बोल रहा हूं मैं, यही हमारा क्या कहलाता है, इंड करेक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो व्हाट इज इंड करेक्शन, आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो यहाँ पे ये हमारा पाइप था, अब देखो यहाँ पे हमारी चीजें बननी चाहिए ना, लेकिन हमारा एंटी नोड ऊपर बना, तो ये हमारा ई जो है यही हमारा इंड करेक्शन कहलाएगा। और जो हमारा पहले लेंथ था वो एल था, ओपनिंग से लेकर के नीचे तक का जो लेंथ है वो हमारा स्मॉल एल है। लेकिन अब जो हमारा लेंथ बन गया टोटल, जहां पे हमारा एंटी नोड बना वो हमारा टोटल एल कहलाएगा। गाइस इस चीज को जो हमारे एक रेनॉल्ड करके एक साइंटिस्ट थे, फिजिशियन आप इन्हें कह सकते हो, इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इन्होंने ही इंड करेक्शन का एक रिलेशन दिया था। कैसे दिया वो किसी को नहीं मालूम है, लेकिन इन्होंने एक रिलेशन दिया जिसे दुनिया एक्सेप्ट करती है। आप मुझसे पूछना भी मत कि कैसे आया, ये आपको भी याद करना है। अब आप बोलोगे रटवा रहे हो, ये रटवा थोड़ी रहा हूं, ये तो हमारे रेनॉल्ड ने बोला है। किसी भी, ना तो 11th में इसका प्रूफ है ना 12th में इसका प्रूफ है, तो मैं कहां पे दूंगा आपको प्रूफ। और आपको यहाँ पे ये समझ नहीं रहा, आपको आप बाकी की आपकी थियोरी आपको आती नहीं है, आप याद नहीं करते हो, आपको और एक प्रूफ चाहिए क्या, तो बता देना, मैं ढूंढ दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, होगा तो दुनिया में एग्जिस्ट करेगा, मैं ढूंढ के जरूर दूंगा, नहीं होगा तो कुछ कह नहीं सकते। तो अकॉर्डिंग टू रेनॉल्ड ये एक रिलेशन है, E इज इक्वल टू 0.3D वेयर D इज द डायमीटर ऑफ द पाइप, वेयर D इज द डायमीटर ऑफ द पाइप। तो E इज इक्वल टू 0.3D वेयर E इज द इंड करेक्शन, D इज द इनर डायमीटर ऑफ द पाइप। यही हमारा एक रिलेशन है और कुछ नहीं रिलेशन है। ठीक है, इतना आपको ध्यान देना है। अब गाइज अब यहाँ पे आपको एक बार बात बताता हूं, हमारे पास दो कंडीशन है इसी इंड करेक्शन के लिए। मान लो हमारी जो पाइप है वो क्लोज्ड है एट वन इंड, एक इंड से हमारी एक पाइप क्लोज है, मतलब ऐसी कंडीशन है ये है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान देना, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो इसका डिस्टेंस मान लो मेरा स्मॉल एल है, इसके ऊपर इंड करेक्शन बनेगा तो ऊपर बनेगा मतलब ई भी आएगा, तो मेरा जो टोटल लेंथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल एल रहेगा मान लो, तो एल इज इक्वल टू स्मॉल एल प्लस ई हो जाएगा ना टोटल लेंथ। समझ गया, तो वही मैंने लिख के रखा है। मेरा जो मेन लेंथ होगा वो स्मॉल एल जो हमारे पहले वाले पाइप का लेंथ था, और अब हमारी वेव कहाँ बन रही, ई पे, मतलब ई डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ गया, तो यही मेरा इंड करेक्शन होता है, इसी ई को हम इंड करेक्शन कहते हैं। अब अगर दूसरी कंडीशन में अगर मान लो मेरा पाइप दोनों तरफ से ऐसा ओपन है तो क्या होगा, तो मेरी वेव एक बार ऐसे बनेगी फिर ऐसे हमारी वेव जाएगी, समझ गया, और एक वेव हमारी ऐसे बनेगी फिर हमारी एक वेव ऐसे जाएगी, मतलब कि हमारा एक बार यहाँ पे इंड करेक्शन एंटी नोड बाहर, एक बार यहाँ पे एंटी नोड बाहर, मतलब इसका लेंथ तो हमारा एल हो ही गया, लेकिन एक बार ऊपर भी ई बनेगा और एक बार नीचे भी ई बनेगा, यानी एल प्लस डबल ई, मतलब एल प्लस ई यानी 2E।
समझ गया। तो L प्लस 2E यही हमारा टोटल लेंथ होगा। मतलब ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा यहाँ तक का, ये कैपिटल L है, जो कि कितना रहेगा, L इज इक्वल टू E प्लस L, यानी L यानी स्मॉल जो पाइप का लेंथ था L प्लस 2E। ये हमारा दोनों तरफ से जब हमारी पाइप ओपन रहेगी तो ये कंडीशन आएगी। जब एक ही तरफ से ओपन रहेगी तो ओनली सिर्फ एक ही E है, तो एक ही तरफ से E आएगा, और क्या चाहिए, समझ गया। तो यही बातें हैं गाइज हमारी आज में यहाँ पे, यही सब हमारा कॉन्सेप्ट है, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान भी है, और मैंने आपको यही चीज समझाई भी है। अब हम गाइज यहाँ पे देख लेते हैं जल्दी जल्दी कि हमारा एक और कंडीशन, अब हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी चीजों को प्रूफ करने के लिए। अब आप हार्मोनिक्स ओवरटोन के बारे में अच्छे से समझ जाओगे। अब आपने कभी ना कभी ट्यूनिंग फॉर्क तो देखा ही होगा, लाइफ टाइम जिंदगी भर में कभी ना कभी ट्यूनिंग फॉर्क देखे रहोगे, है ना। अब देखो ट्यूनिंग फॉर्क क्या करता है, साउंड वेव को जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है। हमने एक क्लोज्ड पाइप लिया जो कि एक तरफ से ओपन है एक तरफ से बंद है, जो भी हमने यहाँ पे बोला था, ऐसी पाइप हमने ले लिया। इसी पाइप के बगल में ऊपर हम ट्यूनिंग फॉर्क लेके रखे हैं। ट्यूनिंग फॉर्क आप प्रैक्टिकल में परफॉर्म करोगे, 12वीं क्लास में करवाते हैं, हम लोग ने किया है, हमें मालूम है। तुम्हें भी ऐसा ही ट्यूनिंग फॉर्क मिलेगा जिसको हिलाने से क्या निकलता है, साउंड, ठीक है, ऐसा वाइब्रेट कराने से यार साउंड निकलता है, ठीक है। तो अब यहाँ से साउंड निकलेगा ना, तो वही लॉन्जिट्यूडनल वेव हमारी जाएगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट करके ऊपर आएगी। ये आपको जो वेव दिख रही जानते हो कितनी है, एक वेव हमारी इतनी होती है, ये जो कि हमारा एक पूरा लैम्बडा कहलाता है। ये वेव हमारी सिर्फ इतनी ही है, इतना इतना ही हमारी सिर्फ ये वेव इतना ही है बस, यानी कि आप जानते हो, और यहाँ से आधा से पूरा कर दो, इतना ही है सिर्फ, मतलब कि सिर्फ इतना ही है, ये वेव सिर्फ इतनी ही है। अब आपको समझ गया होगा, सिर्फ इतना ही है ये वेव। अब बोलो जरा क्या है, अब ये पूरा करता हूं तो ये लैम्बडा बाय 2 होता है, और ये लैम्बडा बाय 2 का भी आधी है, मतलब ये लैम्बडा बाय 4 है। समझ रहा है, मेरी बातें समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब ये लैम्बडा बाय 4 है। आपको याद भी है कि नहीं याद है, देखो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, देखो ये पूरा लैम्बडा बाय 2 है, अगर इसका और आधा कर दूं तो फिर ये वाला जो मेरा रीजन बचेगा, ये मेरा क्या बचेगा, ये लैम्बडा बाय 4 बचेगा। और यही बात वहां पे है, यही बात यहाँ की कंडीशन में है, आपको दिख भी रहा है अच्छे से, यही हमारा लैम्बडा बाय 4 है, ये समझ रहे हो। तो मतलब टोटल लेंथ कितना हो गया, लैम्बडा बाय 4 का लेंथ हो गया, ठीक है। ये बात आपको ध्यान देना है। पॉइंट ऑफ एंटीनोड देखो ई इधर है, ये हमारा पॉइंट ऑफ एंटीनोड है। इंड करेक्शन की मैंने बात कर दी है, हम बार बार अब इंड करेक्शन को देखने नहीं वाले हैं। इंड करेक्शन मैंने आपको बता दिया क्या कैसे है, क्या रिलेशन बनेगा उसका, ठीक है। चलो नाउ, और हमारे जो पाइप का लेंथ है वो L है, हमारी जो पाइप है एक तरफ से क्लोज्ड है। ये सभी आपकी कंडीशन आपकी बुक में ऐसा लिख के रखा है इस हेडिंग के बाद, जो भी यहाँ पे मैंने बना के रखा है, जो भी वही चीजें वहां पे आपको बता के रखी है। नाउ अब आपको एक चीज कॉन्सेप्ट बताता हूँ, मोड ऑफ ऑसिलेशन। हमारा पार्टिकल बताया था कि आपको ऊपर नीचे ऐसे ऑसिलेशन परफॉर्म करता है, ये पार्टिकल ऐसे नीचे से ऊपर तक ऑसिलेशन करेंगे, ये हमारा मोड ऑफ ऑसिलेशन कहलाता है। ये जो यहाँ से ऐसे आया फिर यहाँ से ऐसे गया, यही हमारा मोड ऑफ ऑसिलेशन है, ये पहला मोड ऑफ ऑसिलेशन है, समझ गया। मतलब कि देखो आपको मैं पहला मोड ऑफ ऑसिलेशन बना के दिखाता हूँ, दिस इज माई फर्स्ट मोड ऑफ ऑसिलेशन, दिस इज माई सेकेंड मोड ऑफ ऑसिलेशन, दिस इज माई थर्ड मोड ऑफ ऑसिलेशन, समझ गया। ऐसे मेरे मोड ऑफ ऑसिलेशन होती हैं। मैं अभी पहले मोड ऑफ ऑसिलेशन की बात कर रहा हूँ, मतलब आधा आधा मैं पहले ऑसिलेशन की मोड की बात कर रहा हूँ। अब देखना क्या होगा, बस ऐसे ही है, इसको तो मैंने आपको बता दी क्या है, ट्यूनिंग फॉर्क, साउंड प्रोड्यूस हुआ, ये सब दुनिया भर का। अब देखो आपको जो मेन है यहाँ से स्टार्ट होगा गेम, यहाँ समझना आपका, ठीक है। तो ये अच्छा यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, यहाँ समझना है आपको। देखो तो ये जो हमारा था वो एकदम सिंपलेस्ट मोड था, ये जो हमारा ये है ये हमारा सिंपलेस्ट मोड है, एकदम सिंपलेस्ट मोड, जिसमें जो लेंथ है हमारा लैम्बडा बाय 4 है। लैम्बडा की वैल्यू निकालो तो 4L मिलेगी, समझना अच्छे से, यहाँ समझना। हम निकालने जा रहे हैं पहली फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, पहली फ्रीक्वेंसी। और पहली फ्रीक्वेंसी जिससे एक लूप बनता हो, पहली फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जिससे सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो ना, वही तुम्हारी पहली फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि वही हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है जिससे लूप बनता हो। तो हम पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालने जा रहे हैं। तो लैम्बडा कितना डिस्टेंस है यहाँ पे, लैम्बडा हमारा 4L हो गया, क्यों, क्योंकि L की वैल्यू लैम्बडा बाय 4 थी। आप देख सकते हो जितना वेव का डिस्टेंस रहेगा ना, उतना ही डिस्टेंस आपको पूरे पाइप का भी मानना है। आपको स्मॉल L पे भरोसा नहीं रखना है, आपको कैपिटल L पे रखना है। कैपिटल L इंड करेक्शन को मान के चलता है, समझ रहे ना। देखो तो L इक्वल टू लैम्बडा बाय 4 हो जाएगा, वेयर जो हमारा लैम्बडा है ये वेवलेंथ ऑफ द फंडामेंटल मोड है, मोड, ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। तो ना फ्रीक्वेंसी के लिए क्या रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी के लिए स्टार्टिंग में बताया ना, V इक्वल टू N लैम्बडा, हमको N चाहिए, N ही हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। निकालते हैं N क्या आएगा, V अपॉन लैम्बडा बन जाएगा। यहाँ से देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे देखो, ये देखो N इक्वल टू V अपॉन लैम्बडा बन गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्बडा, व्हाट वी गॉट, ऐसी सब में आपको करना है। लैम्बडा इक्वल टू 4L मिला, पुट कर दो यहाँ पे 4L, देखो लैम्बडा इक्वल टू 4L मिल गया। और आपको बिलीव नहीं होगा माय डियर, यही है हमारी पहली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। समझ गया, कब मिली है ये हमें, जब हम लोग किसी भी एक ट्रांसवर्स वेव को ट्रांसफर कर रहे थे
किसी भी एक ऐसी पाइप से जो एक तरफ से बंद थी, यानी एक ऐसी पाइप जो एक तरफ से क्लोज है, एक तरफ से हमारी पाइप क्लोज है, ऐसे वाले पाइप की कंडीशन में जब हमारी कोई वेव जा रही है तो यहाँ पे जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी आई है वही मेरी पहली फ्रीक्वेंसी है, ये जो कि मेरी एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, जो कि मेरी कौन सी फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ऐसे मोड को भी आप फंडामेंटल मोड कह सकते हो, ठीक है। मतलब मेरे एन की वैल्यू कितनी मिली, V/4L, याद रखियो अच्छे से इसको, यही है वो एन यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अगर मैं इस एल की वैल्यू रियल में डाल दूं तो देखो मेरा पाइप एक तरफ से क्लोज है ना, देखो तो एल की वैल्यू कितनी आएगी, L+E, समझ रहे ना। अभी आपको बताया था कि नहीं बताया था इंटरकनेक्शन में, एक तरफ से क्लोज रहेगा तो ओनली यहाँ पे सिर्फ E ही बनेगा, यही वाला E आएगा, दोनों तरफ से थोड़ी है, एक ही तरफ से ना, तो यहाँ पे L+E आ जाएगा, बस समझ गए, इतना ही तो आपको करना था। तो n = V/4LE, यानी बस आपको इसमें अभी फोकस करो, ये तो ऐसी कंडीशन मैंने दे दिया है, L+E मतलब वो हमारे इंटरकनेक्शन को पकड़ के वहां पे बता रहा है, समझ रहे ना। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, हमको तो ऊपर वाले से मतलब है, जो हमारी पहली फ्रीक्वेंसी है V/4L है, जो जो हमारी 4L है, ये हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। n जिससे हमारा वो एक मोड क्रिएट हुआ था, ऐसे जिससे हमारा वो एक ऐसा ये मोड हमारा क्रिएट हुआ था, यही हमारी पहली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, समझ गया अच्छे से, यही हमारी एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, यही हमारी सबसे स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी है, यही हमारी सबसे कम फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, और ये n है हमारा, यही हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अगर मैं इससे 1 को मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरा पहला हार्मोनिक बन जाएगा, इंटीजर मल्टीपल मतलब हार्मोनिक होता है, बताया था ना आपको, तो मेरा फर्स्ट हार्मोनिक है। लेकिन क्या आप बताओ यहाँ ओवर ट्यून बना नहीं, क्योंकि ये तो मेरा पहला ही हार्मोनिक है, पहला ही मेरी आवाज है, और पहली आवाज कोई भी आप निकालो, चाहे लाउड स्पीकर से निकालो, वो पहली आवाज तो नॉर्मल आवाज ही रहेगी, फिर आप लाउड स्पीकर बढ़ाओ तो उसके आगे की हायर फ्रिक्वेंसियां बनेंगी। अगर मैं कितना भी तेज बोलूं और पहली बार बोल रहा हूं तो पहली आवाज तो मेरी वही नॉर्मल बन जाएगी ना, वो नॉर्मल ही कहलाएगी। उसके बाद और तेज बोला जब बोलने के बाद तो मेरा वो पहला ओवरटोन कहलाएगा, मैंने पहली बार ज्यादा तेज आवाज में बोली, समझ रहा है। किसी से भी जब आप बात करते हो तो क्या पहले तेज से बोलते हो क्या, अगर आप पहले ही तेज से भी बोलते हो तो वही आपका नॉर्मल फंडामेंटल कहलाएगा कि हाँ भाई चलो आप इसी से बोलते हो। फिर आप और तेज बोलो तो आपका वो पहला ओवरटोन कहलाएगा। तो अभी यहाँ पे ओवरटोन नहीं बना है, यहाँ पे पहली हार्मोन बनी है, बस पहली हार्मोनिक्स बनी है। समझ गया, समझ गया हार्मोनिक्स क्या है, याद रखना अच्छे से। फर्स्ट हार्मोनिक या फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यही है, इसी को कंपेयर करूंगा अभी सभी से, ध्यान देना अच्छे से, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यही है। नाउ अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन समझते हैं। क्या समझते हैं, नेक्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब मान लो मेरा एक लूप देखो पूरा अच्छे से बन चुका है, अब मैं एक अगला मोड और ले रहा हूं, एक और मोड ले रहा हूं, ठीक है। गड्डी लेके निकल चला मैं, एक रास्ते पे एक सड़क पर मोड़ आया जहां पे मैं कुछ नहीं छोड़ के आया, अपने साथ रखा हूं जो भी है, ठीक है। अभी यहाँ देखो ठीक है, नहीं तो बोलोगे उस क्या, छोड़ो यार गाना भूल गया मेरे को। अब यहाँ देखो, तो नेक्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन पागलपंती कर रहा हूं मैं भी, आप बोलोगे क्या भैया क्या कर रहे हो। तो नेक्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, तो नेक्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन जो है यहाँ पे समझना अच्छे से, आपको बहुत जरूरी है ये जो नेक्स्ट मोड ऑफ हमारा वाइब्रेशन है। देखो यहाँ तक ही अभी तक हमने किया था ना, अब हमारा अगला मोड यहाँ पे वाइब्रेशन, एक और मोड मैंने ला दिया, एक्स्ट्रा मैंने एक और ला दिया, समझ रहे हैं ना अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स्ट्रा मैंने और ला दिया। तो मान लो देखो अभी मेरा n मिल चुका है, जो मेरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी वो कितनी मिली मुझे, V/4L है, ये मेरी एक सबसे स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी जो कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। अब मैं बढ़ रहा हूं आगे की हायर फ्रीक्वेंसियों की तरफ, अब मुझे मिलेगा ओवरटोन, देखना ध्यान से, समझ रहे ना, ओवरटोन सेकंड से मिलता है, याद रखियो भैया मेरी बातों को, ठीक है। तो ध्यान दो अब यहाँ पे, तो λ1 और n1 मान लो कि मेरा अब इसका वेवलेंथ और मेरी फ्रीक्वेंसियां हैं अगले मोड के लिए। अब आप ही बताओ कि मेरा एक लूप कितना होता है, एक लूप मेरा λ/2 होता है, और ये आधा लूप है यानी λ/4 होता है। अब आप ही बताओ जब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, ये आधा लूप ही है ना यार, ये एक लूप का भी आधा लूप है, देखो ये पूरा आधा लूप ही है और ये पूरा एक लूप है। तो λ/2 प्लस λ/4 अगर करूंगा तो कितना आएगा, आप जरा बताओ, ऊपर नीचे 2 से 2 मल्टीप्लाई करो, ये पूरा हो गया ऐसे सॉल्व, और 3 λ/4, मतलब समझ रहे हो ना, इस दोनों को ऐड करो 3 λ/4 आएगा, देखो यहाँ पे 3 λ/4। लेकिन मैंने λ1 माना है ना, तो यहाँ पे λ1 रहेगा, समझ गया। और ये जो हमारी पाइप है वो L रहेगी, टोटल लेंथ हमारा 3 λ/4 है, समझ गया। यानी टोटल लेंथ ऑफ द एयर कॉलम, पाइप के अंदर एयर होती है, उस एयर कॉलम यानी पाइप, बार बार नहीं बताऊंगा अब एयर कॉलम क्या है, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। कॉलम मतलब खाली जगह जहां पे एयर भरी हुई है, तो एयर कॉलम का टोटल लेंथ कितना है, L है, यानी 3 λ/4 आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पे L कितना मिला, 3 λ/4,
ओके, क्लियर क्लियर। यहां से लेमड़ा की वैल्यू निकाल लूंगा ना, यहां से लेमड़ा की वैल्यू निकाला, देखो लेमड़ा इज इक्वल टू 4l/3 मिल गया। क्या मिल गया? 4l/3 मिल गया। ठीक है, मतलब मुझे लेमड़ा मिल गया 4l/3। अब आप चाहो तो ये हमारा क्लोज्ड पाइप है ना, एक तरफ से देखो क्लोज है, एक तरफ से क्लोज है, तो आप चाहो तो आप लिख लो, आप दिमाग लगाओ, एल की जगह में l+e डाल सकते हो, आपकी मर्जी, लेते जाओ, इस इंटरकनेक्शन को भी साथ में लेके चलते रहो। अब मैं वेलोसिटी की बात करता हूं। सेकंड मोड था ना मेरा, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी रहेगी? v इक्वल टू n1 λ1। यहां से n1 की वैल्यू निकाल लिया, v/λ1। आप बोलोगे v क्यों चेंज नहीं हो रहा है? यार v हर एक मीडियम में कांस्टेंट होता है, ये बात आपको समझनी है, एक्सेप्ट स्ट्रिंग वाले में। ठीक है, यहाँ पे हर जगह कांस्टेंट है। तो v/λ1 कितना मिल गया? अभी अभी निकाला ना, 4l/3 मिला, पुट कर दिया। इसको 3 को ऊपर लेके जाऊंगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 3v/4l। थोड़ा दिमाग लगाओगे, हल्का सा दिमाग लगाओगे। n1 की वैल्यू कितनी मिली? 3/4v/l, यानी 3v/4l मिल गया, 3v/4l मिल गया। l के जगह में अगर मैं पुट कर दूं l+e तो मुझे ये मिल जाएगा। इंटरकनेक्शन के लिए रिलेशन ये है और नॉर्मल रिलेशन ये है। ये हमारी सेकंड हायर फ्रीक्वेंसी है, ये हमारी सेकंड हायर फ्रीक्वेंसी है। लेकिन अब मैं इसको मैच कराऊंगा किससे? अपने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से। मेरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v/4l आई थी। क्या आई थी मेरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी? v/4l आई थी मेरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब ध्यान देना, यहां पे अब मजा आएगा, अब ध्यान देना, अब मजा आएगा। ठीक है, समझना अच्छे से। अब देखो, क्या मैं इस v/4l के जगह में अपने में पहला फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पुट कर सकता हूं? अगर कर सकता हूं तो ध्यान देना क्या मिलेगा मुझे? n1 इज इक्वल टू 3n मिल जाएगा ना। देखो यही मिला, मैंने यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिया है। ये मेरा क्या कहलाएगा? ये मेरा n क्या है? n मेरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी, दिखा देता हूं आपको, देखो भरोसा नहीं होगा तो। n मेरा क्या है? v/4l क्या है? मेरा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। किसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है? मेरे इस वेव की, मेरे इस वेव की। यही है ना यार, ये तो पहला मोड था। अब यही वेव आगे चल के एक और बड़ा बना देगी तो एक और आगे बड़ा और हायर बन। अब एक बार वेव चल पड़ी तो चलते ही रहेगी ना यार, कंटिन्यूअसली। साउंड वेव है ना, प्रोग्रेसिव वेव है, चलते ही रहेगी ना। पहले मोड यानी सबसे स्मॉलेस्ट वेव बन गई। अब स्मॉलेस्ट वाले के लिए क्या मिला? स्मॉलेस्ट वेव के लिए हमारे को v/4l मिल गया, जो कि फंडामेंटल है। अब तो और आगे भी बढ़ेगा, देखो और आगे, ऐसा तो अभी एक और आगे आएगा, ऐसे आगे आते ही जाएगा, समझ रहे ना। तो अभी देखो यहाँ पे जब हमारा सेकंड वाला जब वेव बढ़ा, हमारे को जब सेकंड वेव बढ़ी हमारी, तो यहाँ पे क्या मिला हमको? यहाँ पे n हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे अगर मैं v/4l के जगह में n की वैल्यू डालूं तो यहाँ पे 3n बन जाएगा। यानी कि मेरा ये कितना मल्टीपल है इंटीजर? अपने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से 3 इंटीजर मल्टीपल है, समझ गया? यानी मेरा ये थर्ड हार्मोनिक है। कौन सा हार्मोनिक बनेगा? ये मेरा थर्ड हार्मोनिक है, ये समझ गया? मतलब जो मेरे को ये यहाँ पे आया है पूरा, ये मेरा पूरा थर्ड हार्मोनिक से, समझ गया अच्छे से? ये मेरा थर्ड हार्मोनिक से, और यही मेरी पहली हायर फ्रीक्वेंसी है। अभी मैंने यही पहला ही हायर फ्रीक्वेंसी देखा है ना। इससे छोटा तो ये वाला था, किधर गया? इससे छोटा तो ये वाला है, इससे छोटा तो ये वाली है, इससे बड़ी कौन सी है? पहली बड़ी ये वाली है ना, समझ रहे हो? मतलब मेरी ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यहां से मिल रही है, जो कि मेरी कितनी है? v/4l है, ये मेरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। और इससे पहले ही हायर वाली कौन सी है? इससे पहले ही हायर वाली ये वाली है। यानी इसमें जो भी फ्रीक्वेंसी आएगी वो मेरी पहली टोन होगी, मतलब मेरी पहली ओवरटोन होगी। समझ रहे कि नहीं समझ रहा है? अब देखो ओवरटोन में फिर से आपको लेकर के चलता हूं, आपको मैंने समझाया भी था, आई होप कि आपको शायद याद रहेगा वो सारी चीजें, भगवान करे ऐसा ही हो। देखो यहाँ पे अभी बताया था ना आपको, पहला तो मेरा फंडामेंटल है, अब दूसरा वाला मेरा उससे हायर रहेगा, और दूसरा जो उससे हायर है, मतलब फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, ऐसी पहली फ्रीक्वेंसी जो फंडामेंटल से हायर हो, वही मेरा पहला ओवरटोन कहलाता है। तो वही मेरा पहला ओवरटोन होगा। यानी कि इस केस में क्या चल रहा है? इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में मेरा पहला ही ये क्या है? मेरा पहला ही ये क्या है भाई? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, और इससे पहली वाली हायर ये है। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है? मतलब कि यहाँ पे ये हो रहा है कि यहाँ पे जो ये पहला ही आया, ये मेरा पहला ओवरटोन है। दिस इज माई फर्स्ट ओवरटोन। एंड और हार्मोनिक्स से तो कुछ मतलब ही नहीं है। हार्मोनिक्स तो वही होता है जो हमारे फंडामेंटल्स का मल्टीपल हो। अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाइड है ना, n हमारा फंडामेंटल हो गया, तो उससे मल्टीप्लाइड 3 है, तो मतलब 3 हमारी हार्मोनिक्स हो गई। तो थर्ड हार्मोनिक्स है और पहला हमारा ओवरटोन है। हार्मोनिक्स से कोई मतलब नहीं होता। हार्मोनिक जितना भी 1 मल्टीपल रहेगा तो पहला हार्मोनिक है, 2 मल्टीपल दूसरा हार्मोनिक, 3 मल्टीपल तीसरा हार्मोनिक। तो ये जो मेरा केस आया है सेकंड वाला, यहाँ पे जो हायर फ्रीक्वेंसी है, यही मेरा पहला ओवरटोन कहलाएगा। क्योंकि इस वाले की जो भी हायर फ्रीक्वेंसी आएगी, ये मेरी फंडामेंटल हो गई। अब इससे जो भी हायर आएगी वही मेरी पहली कौन सी कहलाएगी? पहली मेरी ओवरटोन। पहली हायर मतलब पहली ओवरटोन।
फर्स्ट हायर फर्स्ट ओवरटोन कहलाती है, सेकंड हायर सेकंड ओवरटोन कहलाती है, और पहली जो होती सबसे पहली फ्रीक्वेंसी वो मेरी फंडामेंटल कहलाती है। मेरी फंडामेंटल ये थी, इससे जो पहली वाली आएगी वो मेरा क्या कहलाएगी, वो मेरी कहलाएगी पहली ओवरटोन। और हार्मोनिक्स को तो देखो ही मत, हार्मोनिक्स तो जस्ट मल्टीपल होता है, इंटीजर मल्टीपल। आई होप अब आपको इतना झटके में क्लियर हुआ होगा ना, मैं क्या बताऊं। और ये एल प्लस ई हर जगह हम जो लगा रहे हैं तो इंड करेक्शन के लिए लगा रहे हैं, एक तरफ से इंड है, यहाँ पे ई डाल के रखा है तो वो इंड करेक्शन एल प्लस ई आएगा ना यार, दोनों तरफ से रहेगा तो यहाँ पे 2e लगाते चलेंगे, उसमें से क्या फर्क पड़ता है, लगाते जाओ, लगाना ही तो हमको आता ही है, और क्या आता है, समझ रहे हो ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद वाली एक और हायर देखते हैं, और भी हायर देखते हैं, क्या एक ही हायर होती है क्या, ऐसी हजारों हायर हो सकती है। और हायर देखते हैं कितना आता है, कहाँ क्या होता है। अब देखो अभी तक हमने कहाँ देख लिया, यहां तक हमने देखा था, इतना हमने देख लिया। अब हम और आगे बढ़ गए, थोड़ा सा एक और नोड हम आगे जा रहे हैं, समझ रहे, और आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो तो ये वाला क्या हो गया पूरा, ये हमारा लैम्बडा बाय 2 है, एक और लैम्बडा बाय 2 है, ये लैम्बडा बाय 4 है, तीनों को ऐड करो 5 लैम्बडा बाय 4 बनेगा। ये हमारा क्या है, लैम्बडा बाय 2, ये क्या है हमारा लैम्बडा बाय 2, ये लैम्बडा बाय 4, ऐड करो जरा 5 लैम्बडा बाय 4 मिलेगा, करके चाहे तो देख लो, ठीक है, चाहे तो करके देख लो, ऐसे निकालते ना, समझ रहे ना, मैंने बताया था ना कि स्टार्टिंग में कितना होता है यार, एक लूप मतलब लैम्बडा बाय 2, दूसरी लूप लैम्बडा बाय 2, ये एक लूप का भी आधा लूप है मतलब लैम्बडा बाय 4। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, दिमाग उमाग लगाओ था थोड़ा सा, याद है तो आबाद है ना, मालूम है ना। नो तो नेक्स्ट हायर मोड अब देखते हैं। मान लो मेरा ये N2 है और मेरा ये लैम्बडा 2 है, इसके लिए ये वाली हायर और अगली वाली हायर फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पे L कितना मिलेगा, टोटल L कितना मिलेगा, L मेरा मतलब टोटल एंटी नोड तक का, इस नोड से लेकर के इस एंटी नोड तक का पूरा, ठीक है। तो मेरा L क्या हो जाएगा 5 लैम्बडा 2 बाय 4, ये मेरा कहलाएगा, ये हमारा टोटल मेन का मेन क्या कहलाएगा, ये हमारा L कहलाएगा। ये बातें आपको समझ के रखनी है, ओके, ये बातें आपको समझ के रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरा L कहलाएगा, ये मेरा L कहलाएगा, समझ गया। अब नाउ यहां से लैम्बडा 2 की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए ना, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू V इक्वल टू N लैम्बडा होता है, और लैम्बडा की वैल्यू चाहिए ना, तो यहां से लैम्बडा की वैल्यू निकाल लिया मैंने, यहां से लैम्बडा की वैल्यू निकाल लिया, क्या आएगा, ये 4 इधर जाएगा और 5 नीचे, 4L/5। वो L प्लस ई तो पता है ना क्या कर रहा हूं मैं, इंड करेक्शन डालते जाओ, उससे क्या, उससे तो वैसे ही लिखा है, इसके ऊपर फोकस करो, ये तो इंड करेक्शन है यार, वो करेक्शन कर रहे हैं हम लोग बार बार, रॉन्ग ना हो इसलिए करेक्शन है वो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम में अगर पूछ लिया इंड करेक्शन तो ये वाली डाल देना, बस पता करना कि इंड क्लोज वाली है कि ओपन वाली है, उस हिसाब से आप L प्लस ई या जो भी रहेगा डाल देना। अब यहाँ पे आ जाओ, आगे सॉल्व करते हैं। वी नो दैट कि V इक्वल टू N लैम्बडा होता है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, गिवन मोड में N2 और लैम्बडा 2 यही बनेगा ना, अगली वाली हमारी मोड दिख रहे हैं अभी, N1 थोड़ी आएगा, N2 लैम्बडा 2, N2 की वैल्यू निकाला, V अपॉन लैम्बडा 2 डाला, लैम्बडा 2 की वैल्यू कितनी निकाली थी मैंने, 4L/5, इतना आसान है, वही वही बार बार करना है। यहाँ पे देखो लैम्बडा 2 की वैल्यू डाल दिया, ये 5V/4L बन गया, यानी कि देखो N2 इक्वल टू 5V/4L बन गया। अब आप ही खुद से, जो क्यूरियस और क्लेवर बच्चे रहेंगे उनको मालूम पड़ गया होगा क्या होने वाला है, ठीक है। अब ये तो हमारा इंड करेक्शन के लिए लिख दिया, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पे 5 को साइड में रखो और बाकी की चीजों को देखो। हमारा फंडामेंटल वाली कौन थी, मैंने बार बार बोला था ना, हार्मोनिक और ओवरटोन फंडामेंटल के ऊपर डिपेंड होती है। क्या था फंडामेंटल, V/4L आया था, ये हमारी फंडामेंटल, इसी को आधार मानकर चलना है, यही हमारा डिपेंडेंसी है, इसी के ऊपर सब कुछ है। तो अब यहाँ पे V/4L है, यही मेरा फंडामेंटल है। अब जरा देखो मैं अगर इसी की वैल्यू को पुट कर दूं तो क्या मिलेगा, दिस इज माई फंडामेंटल, और यहाँ पे V/4L की जगह में मैंने N डाल दिया, समझ गया ना। V/4L मेरी फंडामेंटल थी और उसकी वैल्यू क्या है, N है, N मतलब फंडामेंटल होती है, बार बार बताया था। और N कितना मिला था यहाँ पे, V/4L, मतलब ये 5V/4L जो ये वाली मोड के लिए मिला है हमें, यहाँ पे कितना मिलेगा, 5V/4L मिल जाएगा। अब यहाँ पे V/4L की जगह में मैं अगर फंडामेंटल पुट करूं तो 5 इंटू N बनता है, यानी कि क्या बना, N2 इक्वल टू 5N बन गया, N2 इक्वल टू क्या बन गया, 5N बन गया। अब देखो फंडामेंटल कौन है, N है, N से कितवा मल्टीपल है, 5वां, यानी कौन सा हार्मोनिक है, ये 5वां हार्मोनिक, समझ गया, ये 5वां हार्मोनिक है। लेकिन ओवरटोन कौन सा है, ओवरटोन कौन सा है, पहले हमारी फंडामेंटल, दूसरी हमारी एक हायर मिली थी, तीसरी ये हमारी तीसरी हायर चल रही है ना। पहला फंडामेंटल होता है यानी 0 वाला ओवरटोन, फिर ये पहला ओवरटोन, ये दूसरा ओवरटोन, मतलब ये सेकंड ओवरटोन है, समझ गया, दिस इज द सेकंड ओवरटोन, और ये हमारा 5th ओवरटोन, समझ गया। तो ओवरटोन निकालने का एक ही तरीका आपको देखो यहाँ पे दिखा देता हूं। मान लो पहली फंडामेंटल, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, पहला हार्मोनिक, इसी को 2 से मल्टीप्लाई करो, दूसरा हार्मोनिक, इसी को 3 से मल्टीप्लाई करो, तीसरा हार्मोनिक, 4 से मल्टीप्लाई करो, चौथा हार्मोनिक, समझ रहा है, 5 से करो, 5वां हार्मोनिक। लेकिन ये हमारा फंडामेंटल हो गया। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद वाली जो भी हायर फ्रीक्वेंसी आएगी वो पहला ओवरटोन बनेगा। ये वाली हमारी बाद वाली सबसे हायर है, मतलब ये मेरा पहला ओवरटोन है, ये दूसरा ओवरटोन है,
ये तीसरा ओवरटोन है, चौथा ओवरटोन है। लेकिन जब चौथा ओवरटोन है तो कौन सा हार्मोनिक से? पांचवा हार्मोनिक से। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? ये चौथा हार्मोनिक से। ऐसे ही इस केस में देख लो जरा, यहां पर देख लो जरा एक बार, V/4L, इसके जगह में n पुट किया, ये n का मल्टीपल 5 है, ये पांचवा हार्मोनिक है। जब पांचवा हार्मोनिक आया तो दूसरा ओवरटोन बना। कौन सा बना? दूसरा ओवरटोन। क्यों दूसरा ओवरटोन? क्योंकि अभी तक तो हमने 3 चेक ही किया है। पहले अपना फंडामेंटल था, फिर वो दूसरा वाला भी देख लिया जो पहला ओवरटोन बना, अभी दूसरा हमारा तीसरा वाला आई। समझ रहे ना? तो यही चीजें हैं बस। नंबर के काउंटिंग में कंफ्यूजन अगर आपको होगा तो अब होगा, अब आपका उसके लिए दिमाग तेज होना चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, मतलब देखो मैं आपको तीनों दिखाता हूं। ये मेरी फंडामेंटल दिया, ये मेरा पहला ओवरटोन दिया, पहली हायर फ्रीक्वेंसी यही थी, और पहली हायर फ्रीक्वेंसी ही पहला ओवरटोन कहलाता है। बाकी और पहली, ये पहली हो गई है, और ये तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। पहली हायर फ्रीक्वेंसी तो यही है ना, ये वाली तो फंडामेंटल थी, ये वाली हमारी पहली हायर फ्रीक्वेंसी है, और इसकी बाद वाली हायर फ्रीक्वेंसी ये वाली है। मतलब पहली हायर फ्रीक्वेंसी पहला ओवरटोन, दूसरी हायर फ्रीक्वेंसी दूसरा ओवरटोन। अब इस केस में हमको पहली हायर फ्रीक्वेंसी पे कितना हार्मोनिक मिला था? हमको तीसरा हार्मोनिक मिला था, और पहला ओवरटोन मिला, क्योंकि पहली हायर फ्रीक्वेंसी मतलब पहला ओवरटोन। अब तीसरे वाले में क्या मिल रहा है? तीसरे वाले में हमको क्या मिल रहा है? तीसरे वाले में हमको पांचवा मिल रहा है, पांचवा हार्मोनिक्स मिल रहा है। तो वो तो अब अपने अपने डिपेंड करता है ट्यूब के ऊपर, कैसा ट्यूब है। तो यहाँ पे पांचवा हार्मोनिक मिल रहा है, लेकिन है तो ये दूसरी वाली हायर फ्रीक्वेंसी। दूसरी हायर फ्रीक्वेंसी दूसरा ओवरटोन कहलाएगा। जैसे कि अभी हमने देख लिया, यहाँ पे दूसरी वाली दूसरा ओवरटोन। देखो ना, देखो यहाँ पे ये पहली हायर है, ये दूसरी हायर है, ये तीसरी हायर है, तो दूसरी हायर दूसरा ओवरटोन, तीसरी हायर पहला, मतलब पहला वाला पहला ओवरटोन, तीसरा हायर तीसरा ओवरटोन। समझ रहे ना? ओवरटोन एक फंडामेंटल को छोड़ करके जो भी होते सब ओवरटोन आते हैं, हायर वाली ही ओवरटोन कहलाती है, और बाकी के जितने भी इंटीजर मल्टीप्लाई सब हार्मोनिक्स कहलाती हैं। तो आपको झंझट ना हो इसके लिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा तरीका बना के रखा है। क्या है कि अगर मान लो आपको ना पीथ ओवरटोन पे चेक करना कितना हार्मोनिक्स बनेगा। जैसे कि अब यहाँ पे देख लो, दूसरा हार्मोनिक बन गया, लेकिन पांचवा हमारा यहाँ पे क्या चल रहा है? उल्टा ही चल रहा है, पांचवा हमारा हार्मोनिक्स है। ऐसे आप इसके पहले वाले में देख लो, यहाँ पर क्या बना है? यहाँ पे हमारा पहला ओवरटोन है, क्योंकि पहली हायर थी ना ये। अभी फंडामेंटल के बाद पहला यही आया था, तो फंडामेंटल के बाद पहला आया मतलब पहला और ओवरटोन हो गया। ओवरटोन पहला वाला ओवरटोन तेज आवाज में बोला, समझ गया? लेकिन इस वक्त तीसरा हार्मोनिक है, ऐसा है ना? तो अब यहाँ पे समझना, इसीलिए हमने क्या देखा है कि भाई अगर कितना भी ओवरटोन आ जाए तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी कैसे हार्मोनिक निकालोगे। तो जब हमारा पाइप एक तरफ से क्लोज रहेगी तो इसके लिए ही सिर्फ ये केस बनता है। यहाँ पे देख लो, कुछ ही केस आपकी बुक में दिया हुआ है, एक बार ओपन के लिए देखेंगे, एक बार क्लोज के लिए देखेंगे। तो NP = 2P + N, 2P × N, जहां पे N हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। N हमारी क्या है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे चेक करना है मेरे दूसरे ओवरटोन पे कितना हार्मोनिक बनेगा, तो मैं 2 × दूसरा ओवरटोन, P क्या है? मेरा ओवरटोन है, मैं यहाँ पे 2 पुट कर दूंगा, +1 करूंगा, समझ गया? और इंटू N आ जाएगा। यहाँ पे 2 × 2 4 + 1 5N बन गया, मतलब पांचवा हार्मोनिक बनेगा। तो मेरा क्लोज पाइप में ध्यान देना अच्छे से, दूसरे ओवरटोन पे पांचवी हार्मोनिक्स बनती है, समझ गया? अगर मैं मान लूं कि मेरा 100 ओवरटोन में क्या रहेगा, तो 100 ओवरटोन में यहां पे समझना अच्छे से, 100th वाले ओवरटोन में आपको यहां पे डालना है 100, और ये बन जाएगा 201 फ्रीक्वेंसी। यानी कि ये मेरी फंडामेंटल हो गई, और फंडामेंटल का इंटीजर मल्टीपल 201 है, मतलब ये मेरा हो गया 201वां हार्मोनिक। आप चाहे तो निकाल के देख लो। मैं पहले की बात करता हूं, देखो पहला हमारा जो अभी आया था, तो यहाँ पे 2 की जगह में P1 डाल दूंगा +1, ठीक है? यहाँ पे क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा, 3N। यानी कि पहला P में 1 डाला था ना, P की जगह में मैंने 1 डाला था ना, मतलब मेरा पहला ओवरटोन में, मेरी पहली ओवरटोन में, फर्स्ट वाले ओवरटोन में 3rd हार्मोनिक्स मिला था। तो इस तरीके से मैटर आप सब कर सकते हो। तो ये हमारा क्लोज्ड पाइप के लिए था। हम इसके बाद दोनों तरफ जब ओपन रहेगा तो क्या होगा, हम अब अगली वाली वीडियो में इसके बाद हम समझेंगे क्या करेंगे हम लोग। अगली वाली वीडियो में इसके बाद हम क्या जानेंगे, जब हमारा दोनों तरफ से ओपन रहेगा तो क्या रहेगा। ठीक है, तो बाय बाय, मिलेंगे अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको कितना समझा कितना नहीं समझा, कोई कंफ्यूजन तो है कि नहीं है। 100% गारंटी देता हूं कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। और सभी फ्रेंड्स में शेयर किए बिना जाना मत। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं अभी। तो मिलेंगे अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।